अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से बात करें तो हमने देखा कि पूरा दिन बहुत सारी खबरें आती रहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका जो एहतजाज है उसके हवाले से उन्होंने रेड जोन में आने की कोशिश की। उनके पार्लियामेंटेरियंस ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करना चाहते हैं, और जब पूछा गया कि एहतजाज किस बात पर करना चाहते हैं, मामला क्या है, तो वो वही बात कर रहे हैं जो कि इमरान खान साहब पिछले कुछ अरसे से तवातुर के साथ कर रहे हैं, और वो ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है इस वक्त मौजूदा सिटिंग इलेक्शन कमिश्नर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद नहीं है। वो ये कह रहे हैं जी कि फॉरेन फंडिंग का फैसला भी जो है हुकूमती इत्तेहाद के दबाव में आकर तब्दील किया है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और वो ये कहते हैं कि इस इलेक्शन कमिश्नर के तहत किसी भी किस्म का कोई इलेक्शन उनको मुस्तकबिल में मंजूर नहीं है। हाँ, जो अभी माजी में इलेक्शन हुआ है जिसमें उन्होंने मेजॉरिटी सीट्स ली हैं, अलबत्ता उस इलेक्शन को वो जरूर कबूल कर रहे हैं। और एज वी स्पीक जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुख्तलिफ शहरों में खासतौर पर इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल भी दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वहां पर अपने कारकुनान को ये कहा गया था कि वो जमा हों और प्रोटेस्ट करें जो सिटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजा सिकंदर सुल्तान साहब, उनके खिलाफ। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि पहले रेफरेंस का जो मामला है वो भी बड़ा दिलचस्प रहा। आज का दिन रेफरेंस लेकर गए दायर करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, और फिर उसके बाद उसको कुछ ही देर के बाद विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, और ये कहा गया कि हम इसमें कुछ मजीद एडिशन करना चाहते हैं जिसकी वजह से हम इसे वापस ले रहे हैं। तो ये किस किस्म की तैयारी है एक पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से कि सिटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आप अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, रेफरेंस लेकर जाते हैं, और उसके बाद आप वहां पहुंचने के बाद बल्कि जमा कराने के बाद रियलाइज करते हैं कि आपका जो रेफरेंस है वो मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है। एंड एज वी स्पीक कुछ ही देर पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने भी मीडिया पर आकर बात की है, और हुकूमत की तरफ से जो फैसला है वो भी सुनाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी रेफरेंस जो है वो हुकूमत की जानिब से फाइल किया जाएगा। और उनका ये कहना था कि जो डिसीजन आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नमेंट पर ये बाइंडिंग है कि रेफरेंस जो है वो फाइल किया जाए। तो ये सारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का जो तर्ज सियासत है, और इस वक्त जो एक अदलिया के साथ एक कनेक्शन कहा जा रहा है कि कुछ फेवरेबल डिसीजंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आ रहे हैं, उस हवाले से गुफ्तगू की है लंदन में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने। पहले वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हद होती है यार नाइंसाफियों की, जुल्म की, ज्यादतियों की। तो मेरे खिलाफ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी करते करते पाकिस्तान को डबो दिया, पाकिस्तान को नऊज़ुबिल्लाह तबाह बर्बाद कर दी। इस फितने की फितना बागी शर्मखेजी को हम हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फौरन लें। ये कोई खारजी एजेंडा लेके पाकिस्तान में आया था जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा था यहाँ। ये बंदा जो है ना, ये पाकिस्तान। जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो कोई खारजी एजेंडा लेकर पाकिस्तान में आए थे, और एजेंडा मेरी दुश्मनी में मुल्क का जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिले तलाफ़ी है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर सियासतदान अहमद जवाद साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपका भी, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाहौर से ही सैयद अली गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। बहुत शुक्रिया अली आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं अहमद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। अभी आप भी इस्लामाबाद से आए हैं, खासा इस्लामाबाद में जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी आज टफ टाइम दिया एक सियासी जमात ने, और रास्ते वगैरह बंद करने पड़े। अब खोल भी दिए हैं वैसे अब तो, लेकिन यह है कि पूरा दिन हमने देखा कि कुछ होता रहा इस्लामाबाद की सड़कों पर। ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं आज, क्या समझे आप? देखें, अभी आप थोड़ी देर पहले मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर का एक क्लिप दिखा रहे थे, उसमें एक जो बात उन्होंने की बड़ी वो मीनिंगफुल बात है। उन्होंने कहा कि मुझे बर्बाद करने की ख्वाहिश या मुझे तबाह करने की ख्वाहिश में पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया। अब मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा जस्टिफाई करूँगा। वो ये बात क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि 2017 में पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ थी 6.1%। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गेम चेंजर CPEC लॉन्च हो गया था। मियां नवाज शरीफ साहब उसके फाउंडर हैं और बड़ी तेज़ी से उस पर काम हो रहा था। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी, जिसमें हमने 80,000 लोगों को, शायद इतने लोग हमने जंगों में नहीं हारे जितने हमने उस दहशतगर्दी में हारे, उसका खात्मा हो चुका था। ज़रबे अज़ब आपको याद है, और उसके बाद रद्दुल फसाद जो है, ये उसी दौरे हुकूमत में ये चीज़ें हुई थी। और फिर आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लोड शेडिंग जो हमने 2011, 12, 13 में जो हमने देखी, और इस्लामाबाद में रहते हुए हम 12 घंटे की लोड शेडिंग को फेस करते थे, तो बाकी मुल्क को आपको पता है 16-18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी।
और 2017 में लोड शेडिंग ज़ीरो हो चुकी थी और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एडिशन पावर की एक टेन्योर में 11,000 मेगावाट हो चुकी हुई थी। इतनी सारी चीज़ें, और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लें, मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम से दो चार करने के लिए 2014 में दो कज़न्स ने जो ड्रामा धरने की शक्ल में इधर इस्लामाबाद में रचाया था, वो भी नाकाम हो गया। यानी हर लिहाज से पाकिस्तान तैयार था कि अब वो एक टेक ऑफ पोजीशन में है तरक्की की तरफ, और उस वक्त इस जो भी नवाज शरीफ के खिलाफ एक एजेंडा था उसके तहत 2018 में RTS भी गए और जनूबी पंजाब महाज भी बना, आज़ाद उम्मीदवारों को भी पकड़ा गया, हादियों को भी पकड़ा गया, पकड़ दकड़ के इधर उधर से करके फाइनली इमरान खान की 1996 से जो पुरानी ख्वाहिश थी उसके तहत उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और जिंदगी में पहली दफा इमरान खान कोई थोड़ा सा कुछ दिन के लिए पुरसुकून हुए। तो मियां साहब की स्टेटमेंट का बैकग्राउंड ये है, उसका बैकग्राउंड ये है। और जो आपने एक और प्रोटेस्ट की मैं बात कर रही हूँ कि आज जो प्रोटेस्ट है उसके पीछे क्या वजह, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? खुद अपॉइंट किया, खुद लेकर आए, तारीफें की, बल्कि कहा कि अब हम पूरे एतमाद हैं क्योंकि हमने एक अनबायस्ड शख्स लगा दिया है। शेख रशीद साहब रिकॉर्ड पे आके कहते रहे कि मैंने सिफारिश की है राजा साहब की। आज जो है वो आप देख लें मामला क्या है, आज वो सड़कों पे निकले उनके खिलाफ। देखें, तजादात की सियासत की मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान के अलावा, इमरान नियाज़ी के अलावा कोई और आपको मिसाल ऐसी नज़र आए कि जो शख्स रेफरेंडम जब होता है मुशर्रफ का तो उसमें उसका फ्रंट सोल्जर है रेफरेंडम कराने के लिए। रेफरेंडम के बाद जब उनको पता चलता है कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो वो मुशर्रफ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जब 2013 से पहले जलसे जुलूस करते हैं और उनको ये एहसास होता है कि वो एक इस मुल्क के एक लीडर बन गए और अब वही प्राइम मिनिस्टर होंगे, जलसे जुलूसों को देख के, तो 2013 का रिजल्ट आता है, वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर उसके बाद वो धरने में वो अंपायर की उंगली और उसके बाद के जी कौम चाहती है कि तब्दीली हो, ये पार्लियामेंट ख़त्म हो, वो भी नाकाम हो जाती है। फिर उनको सुकून आता है जब 2018 में उनको प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर वो कहते हैं 1 पेज, और वो तारीफ़ें करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की भी तारीफ़ें करते हैं, फिर वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ें करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये पहली दफ़ा हमें जो है एक अच्छा इलेक्शन कमिश्नर मिला है। फिर वो जिस चेयरमैन नैब के बारे में उनको बड़े पहले तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, वो एक वीडियो दिखाने के बाद वो उनका एक खास एजेंडा बन जाता है। तो ये तजादात की सियासत चलती आ रही है। आप कह रहे हैं कि तजादात हैं खान साहब की पॉलिटिक्स में। बसरा साहब को इसी नुक्ते पर गुफ्तगू में शामिल कर लूं। इन्होंने तो कुछ पर्सनालिटी के तजादात बताए बसरा साहब। मैं थोड़ा सा ये जो अभी रिसेंट आप लोगों की जो पॉलिटिक्स है उसके कुछ तजादात आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है। एक तो जो मैंने अभी बात अहमद जवाद साहब से कही कि शेख रशीद साहब ने कहा जी कि मैंने सिफारिश की और मैंने कहा है कि ये बहुत ही अपराइट आदमी है, राजा सिकंदर सुल्तान, किसी ना किसी ओहदे पर जरूर लगना चाहिए। खान साहब ने कहा कि जी मैंने खुद इसको चुना है, मैं इस पर मुकम्मल एतमाद करता हूँ। और उनकी तैनाती के बाद खान साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि अब मैं पूरा एतमाद हूं कि यहां पर एक अनबायस्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे आने वाले जो इलेक्शन के नतीजे हैं पंजाब असेंबली के आपको कबूल हैं, लेकिन इसी ECP का जो आप लोगों को फॉरेन फंडिंग का फैसला है वो आपको कबूल नहीं है। ये जो वो है आप लोगों के अंदर कॉन्ट्रोवर्सीज है, क्यों है सर, ये कॉन्ट्रास्ट क्यों है? यशफिन, आपका इलेक्शन कमीशन के हवाले से और ये जो एहतजाज के हवाले से दोनों सवाल बहुत अहम हैं, लेकिन इससे पहले अहमद जवाद साहब ने एक टॉपिक टच किया महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से। तो मैं सिर्फ एक फ़िक्रा कह के फिर आगे चला जाता हूँ। मेरी गुजारिश है हुक्मरानों से, इस वक्त पाकिस्तान की जितनी पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं, जिसको ये PDM कहते हैं, जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो रिजीम चेंज के बाद आई है, पूरे पाकिस्तान की तरफ से मेरी गुजारिश है हाथ बांध कर हमें 3 महीने वाला पहला पाकिस्तान वापस कर दें। 3 महीने जो पाकिस्तान पहला था वो वापस कर दें, जिसमें पेट्रोल भी सस्ता था, डीजल भी सस्ता था, आटा भी सस्ता था, चीनी भी सस्ती थी, यहाँ पे डॉलर भी सस्ता था और आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश नहीं करती थी। मैं सिर्फ एक मिसाल दे के, मैं सिर्फ एक बिजली का बिल है मेरे हाथ में जो प्रोग्राम के दौरान ही मेरे पास आ गया, ये यशफिन 64 यूनिट का बिल है मेरे हाथ में, 64 यूनिट का। और इसका बिल कितना है वो जरा मैं आपको बता दूं। जो हुकूमत ने जग्गा टैक्स लगाया है और जो गुंडा टैक्स लगाया है, क्या गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाए, अपने बच्चों को तालीम दे,
अपने बच्चों के अखराजात उठाए, या ये जो 64 यूनिट का बिल अगर 10,000 रुपया मेरे हाथ में पकड़ा है, एग्जैक्ट फिगर बता देता हूं, ये है 9,895। बिल्कुल ठीक है। अभी कैमरे के पीछे जो नौजवान बैठा है मुझे बड़े गौर से देख रहा है, हुकूमती नुमाइंदान बल्कि गुजरा आके इतराफ कर रहे हैं इस बात का कि महंगाई है, बिजली का मसला, पेट्रोलियम मसनूआत का मसला, ये एक्सेप्ट करें। आपने जो कहा 3 महीने पहले का पाकिस्तान, सर 3 महीने के पहले पाकिस्तान में IMF पाकिस्तान से नाराज था, चाइना पाकिस्तान से नाराज था, आप पाकिस्तान के किसी दोस्त का नाम ले लें वो नाराज थे, हमारी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में जीरो हो चुकी थी, और उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह थी कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल अग्रीमेंट आप लोगों ने उसकी पासदारी ही नहीं की, जिसका आज तक इम्पैक्ट आ रहा है। यशफिन कैसा नाराज था पूरी दुनिया हमसे तो वो नाराज थे जिनके मुफादात का हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे थे, जो पाकिस्तान को गुलाम समझते हैं, जो पाकिस्तान को ये समझते हैं कि ये हमारे ज़र खरीद गुलाम हैं। हम यूके से रहा हुए थे, आज़ाद हुए थे, तो अमेरिका साहब बादर कह रहा था ये आज़ाद कौम किस तरह हो सकती है। आप मुझे बताइए कि IMF की हम मान लेते तो यही हालत होती ना आज पाकिस्तान की है, हम अगर अमेरिका की मान लेते तो यही हालत होती नहीं आज पाकिस्तान की है। हमें रशिया पेट्रोल सस्ता दे रहा था, डीजल सस्ता दे रहा था, आटा सस्ता दे रहा था। चाइना जिसकी बात आप कर रही हैं, चाइना तो इनसे नाराज है। और आप डिस्कशन नहीं और लेके जा रहे हैं, प्रोग्राम की डिस्कशन नहीं है वैसे आज, लेकिन IMF के फैसले, आपने कहा कि यही IMF के फैसले हैं जिन्होंने आज ये हाल किया, तो ये तो दस्तखत करने से पहले सोचना था ना सर, ये तो ऑन गोइंग अग्रीमेंट है, आपकी हुकूमत का किया हुआ अग्रीमेंट है जो ये लोग पूरा कर रहे हैं। अच्छा यशफिन मुझे बताइए कितनी जबरदस्त हुकूमत है, कितनी बड़ी साजिश करने के बाद ये इन्होंने हमें उतारा और हमारे मुआहदे पूरे करने के लिए हुकूमत में आए। इससे बड़ा कोई जोक हो सकता है कि मैंने मुआहदे किए हों और वो मुआहदे पूरे ये हुकूमत करने के लिए आए कि हमने मुआहदे पूरे करने हैं, हमने यहां पर जगह टैक्स लगाना है, हमने गुंडा टैक्स लगाना है, हमने तेल महंगा करना है, हमने डीजल महंगा। भाई हमने क्यों नहीं किया? हम पे IMF का प्रेशर डिस्कशन फॉरवर्ड। मुझे ये बता दें, अपने ही लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ब्रीफली बता दें, मैंने अली को भी गुफ्तगू में शामिल करना है। हाँ, बड़ा देखें वो कहते हैं ना, इंसान जो है वो गलती का पुतला है, गलती खता होती है, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। हुआ ये है, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर पूरी क्लैरिफिकेशन दी है, आईनी तकाजा है, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ये मुशावरत करते हैं। जब वहां पर डेडलॉक हो गया, किसी नाम फाइनल ना हुआ, तो उन्होंने आपको बताया है कि एस्टेब्लिशमेंट, मैं समझता हूं हमारा अपना पार्ट है, हमें फख्र है एस्टेब्लिशमेंट पे। एस्टेब्लिशमेंट को मैं तो भैया ये समझता हूं कि वो हमें अगर कोई अच्छी एडवाइस देते हैं तो मुल्क के हक में होती है। उन्होंने राजा सिकंदर सुल्तान का नाम दिया। राजा साहब ने जब से आए हैं, मैं माजी में नहीं जाता, सिर्फ एक मिसाल दे देता हूं यशफिन, ये 25 अभी अली हैदर गिलानी साहब हमारे साथ हैं, मेरे भाई हैं, 25 लोग डी-सीट हुए सूबाई असेंबली से, ऑटोमेटिकली हमें 5 सीटें हमने जो रिजर्व सीटें थी हमें मिलनी थी, नहीं दी इलेक्शन कमीशन ने। हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा उनका नोटिफिकेशन कराने के लिए। एक दूसरी मिसाल सुन लें, हम EVM को लेकर आना चाहते थे, किसके लिए? चले EVM इज अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। मुझे इजाजत दें, मैं बस साहब इजाजत दें, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। आपने एक जो मोटी मोटी बातें की वो यही बैकग्राउंड है, हम सब जानते हैं। अली एक फिक्रा, यशफिन एक फिक्रा कहूंगा जी बस साहब, यशफिन एक फिक्रा कहूंगा जी मुकम्मल कर लें। यशफिन बात यह है, एहतजाज करना हमारा आईनी जमहूरी हक है। हम कौन सा कोई इधर इंडिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? इंडिया के खिलाफ तो रोज एहतजाज करना चाहिए। हम अपने इधर पाकिस्तान में हैं, कोई आमरीयत तो नहीं है। और एक तरीका कार है ये आपके इजहार का, दूसरा हम लोग जाहिर है एक एहतजाज है सड़कों पर आकर, एक एहतजाज है हम लोग अपनी पार्टी पॉलिसी बनाते हैं। तो मेरा ख्याल में ये हमारा हक तो हमसे ना छीने। पहले ठीक है, आप बिल्कुल एहतजाज करें जी, आपका हक कोई नहीं छीन रहा। मैं तो सिर्फ अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ, बहनों को मारी गई, मैं समझने की कोशिश कर रही थी सर, हक नहीं छीन रही थी आपका, बिल्कुल आपका राइट है। अली ये कह रहे हैं जी कि प्रोटेस्ट करना हमारा आईनी जमहूरी राइट है, प्रोटेस्ट करने दें, लेकिन आपको प्रोटेस्ट का कोई बैकग्राउंड, कोई वजह इस वक्त समझ में आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। प्रोटेस्ट करना बिल्कुल इनका हक है और इनको कोई नहीं रोक रहा प्रोटेस्ट करने से, लेकिन प्रोटेस्ट करने की इजाज़त ज़रूर मिल सकती है, लेकिन इंतशार फैलाने की, मुल्क को और डिवाइड करने की
और बदमाशी करने की इमरान खान साहब को और उनकी जो जमात है उनको वो इजाज़त नहीं देगी। इससे पहले जो जवाब है, इनके पास तो कोई जवाब नहीं है, इनका अपना लगाया हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और मज़े की बात ये जो इनके खिलाफ केस हुआ है और जो इनके खिलाफ प्लेंटिफ है वो भी इनकी अपनी जमात का आज भी सिटिंग मेंबर है, अकबर एस बाबर। इसके अलावा शौकत बसरा साहब बहुत पैशनेटली और बड़े जज्बाती अंदाज में कह रहे थे कि हाथ जोड़ के कि मुझे 3 माह पुराना पाकिस्तान लुटा दिया जाए। तो हम भी इनसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमें 2018 वाला पाकिस्तान लुटा दिया जाए, जिस तरह 2018 में हमने इनको पाकिस्तान दिया था। वो वाला पाकिस्तान और 2023 का पाकिस्तान जो हमें मिला उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मतलब हम GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन से लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के इम्बैलेंस से लेकर सर्कुलर डेट से लेकर हर चीज़ में इन्होंने तबाह कर दी इकोनॉमी को। हम नेट फूड एक्सपोर्टर से नेट फूड इंपोर्टर हो गए इनकी हुकूमत की नालायक पॉलिसियों की वजह से। तो ये कहते हैं कि हमें दोबारा मुल्क दे दिया जाए, दोबारा इनको मुल्क दे दिया जाए, तो ये क्या करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये तो इतनी पैशनेटली दोबारा मुल्क और हुक्मरानी करने का जो इनको शौक है वो उसमें ये करेंगे क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इमरान खान साहब जब कहते हैं कि मुझे मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे खिलाफ फौरन वो थी जी गद्दारी, हम गद्दार हैं, फौरन इंटरवेंशन हुई है और बड़ा गद्दार वो वाला कार्ड खेलते हैं ये। उनको ये पूछना चाहिए कि भाई अगर आप बन जाएं तो आप क्या करेंगे इस मुल्क में? जो 4 साल में आपने नहीं कर पाए, आगे आप क्या करेंगे? मेरा भाई है शौकत बसरा साहब, बड़े पैशनेटली PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि दिल से ये PTI को पसंद नहीं करते। इनका ज़हनी तौर पे आइडियोलॉजी भी PTI के साथ तो मिलती नहीं। उनके आर्गुमेंट से ऐसा नहीं लग रहा था, बहुत पैशनेटली वो डिफेंड कर रहे थे अपनी पार्टी को। मुझे थोड़ा सा अली, मुझे थोड़ा सा ये भी कह दीजिएगा इस वक्त जो सिचुएशन, जी अली थोड़ा सा जी प्लीज मुकम्मल कर लें मुकम्मल। मैंने ये सारे PTI के जो लोग हैं वो इस खौफ से PTI के अंदर है कि, और ये मिथ बहुत डेंजरस है हमारे मुल्क के लिए, और ये मिथ टूटनी चाहिए कि जो इमरान खान की जमात के अंदर आएगा वो हाजी है, जो इमरान खान की जमात छोड़ेगा वो गद्दार भी है, वो मुशरिक भी है, वो काफिर भी है। ये मिथ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए बहुत मैं समझता हूँ कि खराब चीज़ है और ये नहीं होनी चाहिए। अब जितने भी PTI के अंदर जो पुराने सियासतदान हैं वो ये समझते हैं कि हम इसको छोड़ेंगे तो ये तो हमें हमारे घर के बाहर आके हमें मुशरिक और काफिर के फतवे देना शुरू कर देगा। तो इसी खौफ की वजह से सारे पैशनेटली उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको डिफेंड भी करते हैं। किस बात से डिफेंड करते हैं मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि इमरान खान को डिफेंड किस बात से कर रहे हैं? जो पकड़ा गया है फॉरेन फंडिंग में, और हमें कहते हैं इंपोर्टेड गवर्नमेंट, ये इंपोर्टेड पार्टी ही सारी इंपोर्टेड है। सारे बाहर से बैठे हुए लोग जो इनको फंड करते हैं वो इंपोर्टेड नहीं है, वो बाहर से जो पैसा आ रहा है वो क्या पाकिस्तानी नेशनल्स हैं? ये रुमिता शेट्टी, ये जो बाकी जो गोरे हैं वो क्या पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो पाकिस्तान को पैसे भेज रहे हैं इनकी जमात को? मतलब ये कौन सी बात हुई कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट खुद इंपोर्टेड पार्टी निकल आता है? तो ये झूठ की पॉलिटिक्स और फितने की पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में या इमरान खान की फसादी पॉलिटिक्स चल सकती है, या पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम चल सकता है। बिल्कुल ठीक है, चले मैं आपकी जानिब आती हूँ। अली, मैं जरा अहमद साहब से एक सवाल पूछ रहा हूँ। ये एस्टैब्लिशमेंट वाली बड़ी दिलचस्प बात की है अभी बसरा साहब ने। वो कहते हैं जी कि हम तो एहतराम करते हैं, वो मुल्क के हक में ही कोई राय भी देते हैं, और लेकिन ये जो डिसीजन हुआ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला, ये एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हुआ था, ये खान साहब ने भी कहा है। तो ये खान साहब, आपको याद है वो वाले खान साहब जो कहा करते थे कि जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं देखूंगा मेरे फैसलों में कौन इंटरफेयर करता है? मेरा ख्याल है वैसे आज के प्रोग्राम में हम बसरा साहब से पूछ लेंगे बाद में कि एक ही दफ़ा लिस्ट बता दें कि क्या क्या एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर किया। नहीं देखिए जी, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी वो यही मैं आपसे कर रहा था कि, और अली साहब ने भी तकरीबन वो वाली बात कही कि हर वो चीज़ जो कि तहरीक इंसाफ और PTI के लिए इमरान नियाज़ी के लिए जो हलाल है वो दूसरों के लिए हराम है, जो उनके लिए हलाल है वो कहते हैं कि ये हराम है। मतलब वो अपने जो डिसीशन उनको फेवर करता है उसको वो कहते हैं कि ये ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट 1 पेज, और उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इनका क्या होता था, नाम ले लेके कि फ़लाना ब्रिगेडियर और फ़लाना जनरल, और उसके बाद जब ये रात 12 बजे वहाँ से निकलते हैं हुकूमत से, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो इन्होंने बयानिया बनाया, जो आर्मी चीफ़ के हवाले से जो बयानिया बनाया, तो उसके बाद ये कहना जी कि हम इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने वो रिस्पेक्ट देखी है ना पिछले 3 महीने में आपने कैसे की है।
देखिए यशवीन, एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ के बसरा साहब ने कही थी कि हमें 3 महीने पहले वाला पाकिस्तान दे दें। मैं जरा आपको बता दूं 3 महीने वाला पहले पाकिस्तान क्या था। वो कहते हैं महंगाई नहीं थी, देखिए वो एक ऐसा पाकिस्तान था कि जिसमें इन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया था $18 बिलियन का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जी, कि मुल्क तबाह कर गए जी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, 3.5 साल के बाद वही करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। ट्रेड डेफिसिट अकाउंट जो है $45 बिलियन से ज़्यादा छोड़ के गए। आपके फॉरेन रिजर्व्स इतने रह गए थे कि चंद महीनों का इंपोर्ट बिल रह गया था। IMF से आप ऐसी डील करके के जिसके मुताबिक जो है पेट्रोल को 250-300 रुपए पे लेके जाना था। IMF के ऊपर अभी बसरा साहब ने एक बात तो कही, उन्होंने कहा कि आप लोगों को क्या पड़ी थी, क्यों ये कोई मजाक ही लगता है कि आप लोग आ गए 14 महीने के लिए हमारी डील्स पूरी करने के लिए। देखें बात ये है कि आपने IMF के साथ एक डील की है, आप उससे कर्जे ले रहे हैं, मुल्क का खजाना खाली है, तो क्या हुकूमतें बदलने से आप क्या अपनी इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनको चेंज कर लेते हैं? इनसे तो ये सवाल पूछना चाहिए कि आप इतना तेल के ऊपर और सर्कुलर डेट के ऊपर तनकीद करते थे, लेकिन जब आप हुकूमत में आए तो आपने सर्कुलर डेट के लिए क्या किया? वही जो 1000 अरब था वो 3000 अरब पे चला गया सर्कुलर डेट। तो ये तो 3 महीने पहले का पाकिस्तान जो है ना वो इस हालत में था, और इस हुकूमत ने जो 3 महीने के बाद आज का पाकिस्तान में, उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आज की तारीख में आप देख लें कि डॉलर नीचे गिर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, IMF किस्त जारी हो रही है, चीन ने आपके $2 अरब को उसको भी उसने एक्सटेंड कर दिया है, ट्रेड खसारे में नुमायां कमी हुई है, लोड शेडिंग कम हो रही है, डैम और दरिया पानी से भर गए हैं। शहबाज शरीफ साहब सुबह 7 बजे उठते हैं और 8 बजे वो पाकिस्तान में किसी फ्लड वाले एरिया में बच्चों के साथ, औरतों के साथ और विक्टिम्स के साथ वहाँ पे बैठे होते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन की नशिस्तें जो हैं वो 11 कम होगी, 11 और कम हो जाएंगी। और अब जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, शो कॉज नोटिस इनको मिल रहा है, उसमें कम अज़ कम जो एविडेंस हैं वो ये साबित करते हैं कि अब वो एक सर्टिफाइड चोर ज़रूर हैं, और वो जो तमाम पैसे हैं, और आपको याद होगा कि वो जो कहते होते थे फलाना चपड़ासी, अब आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के ऑफिस के अंदर जिनकी 25,000 30,000 तनख्वाह होती थी, उनके अकाउंट्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस जो हैं वो पाए गए हैं। अब ये वही वाली तनकीद है ना, लेकिन यहाँ पे आके ये इनके मेयार जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। और आज इन मामलात फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अब आज गवर्नमेंट ने डिसीजन तो किया है कि मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा इन सब इश्यूज के ऊपर, जो फंडिंग रिलेटेड इश्यूज है पाकिस्तान। देखें ये तो एक मैं समझता हूं कि अब ज़रूरत इसलिए है कि कौम को पता चले, वरना तो ये हल्फनामे और सर्टिफिकेट में फ़र्क बता के जो है अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। इनको अब जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने 300 से ज़्यादा फॉरेन कंपनी से पैसे लिए हैं, आपका आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। आप सर्टिफिकेट देते हैं या हल्फनामा देते हैं, आप ये कहते हैं, अभी वो इस चीज की भी वर्डिंग कर रहे हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी इमरान खान साहब की जो बेस्ट ऑफ नॉलेज थी उन्होंने साइन किया, उसके वो जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उनके पास जो थे। लेकिन ये सारी चीजें जिस क्रिकेट लीग में जाके वो खेलते रहे हैं, जिससे पैसे लेते रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं था कि इसकी फंड फॉरेन फंडिंग वाले इशू पर भी मैं बसरा साहब आपसे कमेंट लेती हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा ये जो भी आपने भी बात की, खान साहब ने भी कहा कि जी ये तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो है वो इनको लगाया गया था। तो सर ये तो खान साहब तो बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड लीडर हैं, वो तो किसी की बात नहीं सुनने वाले। मैंने खुद इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनके इंटरव्यूज किए, उन्होंने कहा जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट मुझे कुछ करने के लिए कहेगी उस दिन मैं देख लूंगा कि किस तरह से मुझसे कहते हैं। बड़े सख्त अल्फाज उस वक्त उन्होंने इस्तेमाल किए कि मैं सैक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली वो ये खुद एतराफ करते आजकल नजर आ रहे हैं जी कि मैं उनके कहने पर फैसले करता था। आज आप सारे डिसीजंस बता दें जो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने व्हेन इन गवर्नमेंट। यशफिन, बहुत सी बातें मेरे दोनों कलीग्स ने की, बहुत जवाब देना जरूरी है, लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछ लिया जी। खान साहब ने तो ये भी कहा है कि मैं इस हालत में भी हम होते थे पार्लियामेंट में, कोई लेजिस्लेशन करनी होती थी तो हमें एस्टैब्लिशमेंट से कहना पड़ता था कि भाई इन लोगों को पाबंद करें कि हमें वोट दे दें। अब मैं ये बात नेशनल टीवी पे बैठ के कह रहा हूं। अब गुजारिश ये है जो आप बात कहना चाहती हैं, हमें ओपनली इस पे डिबेट करना चाहिए। क्या पाकिस्तान में, मैं कम से कम मैं तो यकीन से कह सकता हूं, कोई बता दें ऐसी हुकूमत हो जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल ना हो। और मैं तो यहां तक कन्विंस्ड हूं कि हमें आईनी तौर पे रोल दे देना चाहिए। मेरी जाती राय है, ये मेरी पार्टी की राय नहीं है। अब आप ज्यादती हमें आईनी रोल दे देना चाहिए। आप ज्यादती कर रहे हैं, ज्यादती इसलिए कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर एक
नहीं, आईनी रोल की बात नहीं, वो एक इदारा है इस मुल्क का जो कि गवर्नमेंट की मातहत पे काम करता है, लेकिन आप ज्यादती इसलिए कर रहे हैं सर कि जब आपको सूट करता है, मैं बात और कह रहा हूं, करें बात, लेकिन देखिए इस तरह से इदारों को तनकीद करना क्योंकि आज आपको सूट नहीं कर रहा, ये भी तो ज्यादती है ना। नहीं 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 नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मेरी बात को दोबारा जरा सुनिए गौर के साथ। मैं क्या कह रहा हूं जी, मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूं। मैं बात यह कह रहा हूं कि हमें इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि हमारा एक पिलर, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, जैसे हमारी अदलिया है, जैसे हमारी सहाफत जो है बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, इस तरह पार्लियामेंट है, इसी तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान। हमें तमाम जमातों को बैठ के उनका, ये मैं नहीं कह रहा कि हम अकेले करें, ये कोई तनकीद नहीं कर रहा, हमें बैठना चाहिए और नीड ऑफ द आवर को सोचना चाहिए कि हमें, जैसे फॉरेन पॉलिसी है, हमारी इंटीरियर पॉलिसी है, हम उनको ऑन बोर्ड तो करते हैं, तो क्या हर्ज है इसके अंदर कि अगर तमाम फैसलों के अंदर वो पीछे बैठ के मौजूद होते हैं तो क्यों ना हम तमाम जमातें उनका एक आईनी रोल डिक्लेयर कर दें। मैं ये बात कह रहा हूं और मैं तनकीद नहीं कर रहा। नहीं, अगर जो आप कह रहे हैं इसकी बेसिस को मैं तस्लीम कर लूं तो फिर तो वक्त दूर नहीं है, 2 साल बाद हम मीडिया वाले, मेरी कम्युनिटी वाले भी कहेंगे कि मुल्क का जो फैसला करना है उसमें हमें शामिल कर ले। हर इंसान का, हर इदारे का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक रोल होता है। आप मेरी, अच्छा आप क्या समझिए यशफिन जी, आप अपने जो मीडिया है, हाँ, इस वक्त तो सारी गेम ही उसके हाथ में है। अच्छा, तो आप कोई चैनल लगा ले, कोई आप उठाकर देख ले कौन सा चैनल किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा सहाफी किसकी लाइन टो कर रहे हैं, आपको एक एक बात समझ आ जाएगी। देखिए, मैं अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए, नहीं बस आप जवाब देंगे, पहले आप जवाब देंगे, तस्लीम करना चाहिए। अब ये दोनों भाई मेरे, अब आप किताबी बातों में उलझ गए ना सर, जवाब तो दे दे मेरे सवाल का, मेरे सवाल का जवाब दे दे। मुझे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मत बताएं। सवाल मैं ये कर रही हूँ कि खान साहब कहा करते थे कि जब मेरी हुकूमत होगी कोई इंटरफेयर करे, किसी की मजाल नहीं है, इन लोगों के बैगेजेस हैं, ये इसलिए उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, मेरा कोई बैगेज नहीं है, मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। फिर अब क्यों खान साहब इस बात का इतराफ करें? जब वो प्रेशराइज करते थे, जब उनका रोल था, तब क्यों मना नहीं करते? मैं इकरार इसलिए कर रहे हैं, इकरार इसलिए कर रहे हैं, हमारा जो निजाम है, जब आप इत्तेहादों की हुकूमत बनाते हैं, जब आपके पास पावर टोटल मेजॉरिटी नहीं होती है, तो इस तरह ब्लैकमेलिंग होती है। कहीं का पत्थर आप मिला के हुकूमतें बनाते हैं तो मसाइल आते हैं, और उसका हल मैं बताता हूं। हल ये है, पाकिस्तान में इंशाल्लाह इस वक्त जो हमारे पूरी हुक्मरान जमात को और दोनों भाइयों को जो इमरान खान फोबिया हुआ है, मैं अभी सुना था कि देखें ये इनको फोबिया नहीं हुआ, इनको बेचारों को मसला क्या है। एक वक्त में सियासत होती थी भुट्टो एंटी भुट्टो पाकिस्तान में, आज यशफिन ये एक हकीकत है, पाकिस्तान की सियासत है इमरान एंटी इमरान। अभी आपने देखा ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, हाँ, इनके पास हर तरह की ताकत मौजूद थी, लेकिन अल्लाह की भी एक ताकत मौजूद है, ये बात ये ज़हन में रखें। चले, आपने तब भी नहीं मानना कि ताकत इस्तेमाल नहीं की, अवाम ने निकल के, आपने ये नहीं मानना, आपने क्रेडिट नहीं देना इदारों को और हुकूमत को कि इन्होंने ताकत इस्तेमाल नहीं की। यशफिन में आपको नहीं, सुन ले, हम भी यहाँ ज़िमनी इलेक्शन देखे, मैंने भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा रहा हूं, मेरे जिला बहावलनगर में इलेक्शन हुआ है, यहां पर टोटल इदारों को इस्तेमाल किया गया, प्री पोल रिगिंग की गई, जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन रिगिंग हुई, लेकिन हुआ क्या? मैं फिर कह रहा हूं कि इस वक्त पॉलिटिक्स इमरान वर्सेस इमरान है, इमरान एंटी इमरान है। पाकिस्तान की तमाम जमातें जब कुछ नहीं कर सकी, अवाम में भी हार गई, अब ये टेक्निकलिटीज ढूंढ रही हैं, क्या कर रही हैं कि किस तरह इमरान खान को अलग किया जा सकता है। देखें, मैं फिर आपको कह रहा हूं, हुक्मरानों को अक्ल और होश के नाखन लेने चाहिए। पहले अमली तौर पर पाकिस्तान डूब रहा है, आपको तमाम पाकिस्तान की दुनिया की लिस्ट शाया हुई है, चौथे नंबर पे 3 महीनों में इन्होंने मुल्क को पहुंचा दिया है। आप दिवालिया अमली तौर पर हो चुके हैं, इसको माने या ना माने आप। हाँ। आप मुझे बताइए कि जिस मुल्क की हालत ये हो कि मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो उठ के, ये इनकी अहलियत है, वो फोन कर रहे हैं अमेरिका को कि हमारा मुल्क डूब रहा है, हमें फौरी पैसे दे। आप IMF की बात कर रही हैं। सर देखिए ना, आप सब बातें करते हैं, फिर मुझे भी सब बातें करनी पड़ती है। ये तो फिर आप लोगों की अहलियत थी कि अपने पार्टी के लोगों से वोट लेने के लिए भी आपको एस्टैब्लिशमेंट के पास जाना पड़ता था। खुद अभी एतराफ किया मेरे शो पे आपने। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे इजाजत दें, ब्रेक ले लूं, सब ब्रेक से वापस आके आपकी बातें मुकम्मल करेंगे। अली से भी सवाल करेंगे क्योंकि आपने बड़ा दिलचस्प नुकता उठाया। आपने कहा कि पहले भुट्टो एंटी भुट्टो पॉलिटिक्स होती थी, वो अब रिप्लेस हो गई है इमरान एंटी इमरान पॉलिटिक्स। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
बज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। पाकिस्तान में अदलिया का वकार समझे जाने वाले जस्टिस A.R. कार्नेलियस 1 मई 1903 को आगरा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक मसीही खानदान से था। जस्टिस कार्नेलियस 1960 से 1968 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे। वो इस मनसब पर पहुंचने वाले पहले गैर मुस्लिम थे। उन्होंने 1956 में मौलवी तमीजुद्दीन केस में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के दस्तूर साज असम्बली तोड़ने के हुक्म के तनाजुर में नजरिया जरूरत से इत्तेफाक करने से इनकार कर दिया। एक गैरानी फैसले से जुर्रतमंदाना इख्तलाफ ने उनकी नेकनामी में इजाफा किया। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होने के बावजूद लाहौर के एक होटल में कयाम पजीर रहे। उन्होंने बहसीयत सरबराह क्रिकेट बोर्ड भी खिदमात सर अंजाम दी। सारी उम्र लाहौर के एक निजी होटल में मुकीम रहने वाले जस्टिस कार्नेलियस का इंतकाल 21 दिसंबर 1991 को हुआ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं, शौकत बसरा साहब गुफ्तगू कर रहे थे। अली वो ये कह रहे हैं जी कि आपने जो कमेंट, मैं चाहे उस पर थोड़ा सा कमेंट करते हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो जो एक फिनोमिना था भुट्टो साहब का, अब वो रिप्लेस हो गया पाकिस्तान में इमरान खान से। सुभान अल्लाह, मैं तो बड़ा हैरान हुआ ये खुश की, और इमरान खान साहब को भी ये खुशफहमी है। भुट्टो साहब का नाम भी बड़ा लेते हैं आजकल तकरीरों में। हाँ। और समझते हैं कि जी मैं भुट्टो साहब वाला मेरा करिश्मा है और मेरी पॉलिटिक्स है। पहली बात यह है कि भुट्टो साहब ने कभी फेक नैरेटिव्स के ऊपर सियासत नहीं की। भुट्टो साहब ने कभी पॉपुलिज्म वाली पॉलिटिक्स नहीं की। भुट्टो साहब ने कभी इस किस्म की फितने वाली पॉलिटिक्स नहीं की कि एक घर में 2 लोगों को डिवाइड कर दिया जाए। तो हमने तो, और भुट्टो साहब की जो पॉलिटिक्स है वो तो आपको पूरे पाकिस्तान को पता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस दी उन्होंने, जो कि इमरान खान के सपोर्टर्स को, इमरान खान को खुद नहीं पता तो इमरान खान अपने सपोर्टर्स को क्या बताएगा कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन आइन क्या चीज़ होती है, मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम क्या होता है, और ये मुल्क पार्लिमानी निज़ाम से चलना है। इमरान खान को उसके देन में है, फैशिस्ट आदमी है, उसके देन में है कि वो नाजी जर्मनी में हुआ था, हिटलर के पास एक एब्सोल्यूट पावर आ गई थी और वो भी इस तरह ही पॉपुलिज्म के ऊपर खेलता हुआ वो एक डिक्टेटर बन गया। तो इमरान खान साहब भी समझते हैं कि उनके पास एक प्रेसिडेंशियल पावर है। वो मुल्क को पार्लिमानी निज़ाम समझते नहीं है। पार्लिमानी निज़ाम समझते होते तो छोटी जमातें, छोटी एथनिक माइनॉरिटीज के साथ इस तरह ट्रीट ना करते जिस तरह उन्होंने पिछले 4 सालों में किया। तो ना वो ये इस बात की अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे थोड़ा सा मैं जो आज का टॉपिक है अली उस पर भी आपसे कमेंट लेना चाह रही हूँ। ये जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वाला जो मामला, इसको आप किधर जाता हुआ देखते हैं? ये एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये डिमांड कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस पर एतमाद नहीं है, पंजाब असेंबली में करारदाद लाए, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेफरेंस फाइल करने की बात कर रहे हैं, तो वेयर डू यू सी दिस गोइंग? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखिए, तहरीके इंसाफ जो है वो अभी तक उनको सेकंड थॉट आई है आज जब उन्होंने वो रेफरेंस वापस लिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। नहीं, वो तो कह रहे हैं कुछ चीजें रह गई हैं वो ऐड करनी है बस। जी हाँ, नहीं, ये जो इन्होंने पहले रेजोल्यूशन पास की और दोनों सूबों में इनकी हुकूमत है, ये कहते हैं कि हुक्मरान ये हैं, तो 2 बड़े सूबों में तो इनकी हुकूमत है। उसमें ये समझते हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो खुद अपॉइंटी है, जिनका नाम उन्होंने खुद दिया है, वो केस सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि मेरे केस में भी और इस केस में भी 50 एडजर्नमेंट्स इस केस के अंदर, और हाई कोर्ट से स्टे भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लिया था फॉरेन फंडिंग केस के।
तो इनका कोई ग्राउंड नहीं है, कोई लीगल ग्राउंड नहीं है कि उसके ऊपर वो उसकी क्रेडिबिलिटी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्रेडिबिलिटी को वो चैलेंज कर सकें और उनको वो उनके खिलाफ रेफरेंस को आगे फॉरवर्ड कर सकें। और ये सारा केस उल्टा इनके ऊपर आता है, जिन्होंने एडजमेंट्स भी ली, जिन्होंने अपॉइंट भी खुद किया, और अब पहले उन्होंने कहा कि हम तस्लीम करते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम तो तस्लीम करते हैं इस फैसले को। बाद में उनको आफ्टर थॉट आई कि नहीं हमने तो उसको रिजेक्ट करना है, तो फिर उन्होंने खबर जारी की कि मुत्तफिका तौर पे हमने रिजेक्ट किया। पर ये मुत्तफिका तौर पे रिजेक्ट करने की टर्म भी मुझे समझ नहीं आई कि कहाँ से ढूंढी है इन्होंने। तो ये बड़े इस टाइम पैनिक में है, और जो लोग हैं, अवाम है, वो इस बात को समझ रही है कि इमरान खान ने जो धोखा दिया है वो सादिक और अमीन नहीं रहा। वो ना सादिक है ना वो अमीन है। और जिस तरह का झूठा सादिक और अमीन का लक़ब उसको एक चीफ जस्टिस ने दिया था, दोबारा उस कोर्ट में अगर वो जाता है और फुल बेंच बनता है तो इमरान खान साहब ना सादिक रहेंगे ना अमीन रहेंगे, और इसके अलावा और भी जो बाकी टाइटल उनके पास हैं वो भी स्टेप हो जाएंगे, वो भी चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद साहब, ये अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, अभी अनाउंस भी किया थोड़ी देर पहले कि इसकी फर्दर यशफिन एक बात कहनी है। जी बसरा साहब, जी बसरा साहब, देखें मैं फिर कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को बचाना है, आइन को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, तो उसका पहला और आखिरी हल यही है कि हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना होगा इस मुल्क के अंदर, और वो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीडीएम के इत्तेहादी हैं। उनको तो बाकायदा अमली तौर पर इनकी जहां पे इजलास होते हैं उनके साथ बैठना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो फैसला है, असल में आप वैसे लेकिन आप नुक्ते पे वैसे आ गए हैं। असल गम और गुस्सा पीटीआई को है ही यही है कि खान साहब ने खुफिया मुलाकात के लिए वक्त मांगा, वो माने नहीं, और इनकी जो वो इलेक्शन के ऑफिस में मुलाकातें जो कि ओपनली होती है पार्टीज की, उन पर अब आप एतराज उठा रहे हैं। अब मैं अगर इजाजत दें, बसरा साहब अगर इजाजत दें, बसरा साहब में अहमद साहब, बसरा साहब इजाजत आज से 15 दिन पहले क्या हुआ है? इजाजत दे दो। 15 दिन पहले तमाम पार्टियों को हराया है। ये मेरे ग्राई है ना, तो इसलिए ज्यादा मेरे से जो है ना टाइम मेरा ले जाते हैं। मार्जिन मेरे ग्राई पार्टियां बैठी थी। बसरा साहब तुसी देखो ना, तुसी ग्राई हो तो ओदा फायदा चुक दो, मेरा भी टाइम ले जाते। नहीं आपका बिल्कुल आपका टाइम नहीं लेते, आपका टाइम नहीं लेते सर। वैसे सवाल मैंने करना था, लेकिन आपने कहा कि आप बताएंगे कि कैसे इलेक्शन होगा, तो वो बता दें। चलें देखिए बसरा साहब एक मैं कहता हूँ एक सियासी वर्कर हैं और बड़े अच्छे सियासी वर्कर हैं, कोई शक नहीं। और अपना जो उनका ड्यूटी है वो सही तरीके से अदा कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सिलेक्शन फ्री एंड फेयर के लिए हम तो कहते हैं वाकई इस मुल्क का इलाज ही इसमें है। हाँ। लेकिन अगर उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो वाले लगते हैं जो 2018 में हुए, जिसमें आरटीएस को डाउन किया गया, चंद घंटों के लिए इलेक्शन रिजल्ट्स को रोका गया और उसके बाद इनके उम्मीदवारों को जिताया गया, और फिर जब बड़ी मुश्किल से उससे पहले जनूबी पंजाब महाज बनाया गया, वो भी बीच में शामिल करके तो पता चला कि 115 पे जाके रुक गई पीटीआई की बस जो थी। अब चाहिए तो 172 है, अब क्या करें? अब जी आज़ाद उम्मीदवारों को लाइन लगा दिया और ठक आके उसमें ज्वाइन करते गए। फिर इत्तेहादियों को कहा, बड़ा जोर लगू के इन्होंने 172 175 किए, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी बन गए, इनकी हुकूमत भी बन गई। देखें, इनको नहीं हम कहते फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और जो बात बसरा साहब कह रहे हैं कि इमरान और एंटी इमरान, देखें इसलिए कि 2018 में जो अपॉर्चुनिटी इमरान खान को दी गई एक रिग्ड इलेक्शंस के जरिए, अब उसको रिवर्स करना उस सारे प्रोसेस को, और हमें किन हालात में उसको रिवर्स करना है कि जब पूरी मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान तबाही के दहाने पे पहुंच गया, पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर निकल गया। कल 5 अगस्त है, कल हम इस चीज को हम दोहराएंगे कि 70 साल तक इंडिया को कश्मीर पाकिस्तान से लेने की जरूरत नहीं हुई, उसने अपने साथ उसको शामिल नहीं किया, और ये इमरान नियाजी की हुकूमत थी कि उसकी जरूरत हुई कि उसने कश्मीर जो है उसको अपने आप में जम कर लिया। अच्छा, ये कल वो दिन आने वाला है, यानी इस मुल्क को हर तरह से तबाह करके अब उसको रिवर्स करना। यस। अच्छा, जो एक बात अभी आपने भी की ना, आपने कहा कि इलाज ही इस मुल्क का इसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहती हूँ कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं तो क्या इस पर सोच नहीं लेना चाहिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो इस वक्त जो भी शख्सियत हैं उनके ऊपर गौर कर लेने में कोई हर्ज आप समझते हैं? देखें यशवीन, बात यह है कि आइन और कानून के मुताबिक चले। आपके 172 हुए, आपका हक है हुकूमत का। अब अगर अपोजिशन ने 172 कर दिए, आप उनके हक को तस्लीम करें। ठीक है। इलेक्शन कमीशन आपने बनाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने लगाया, सब कुछ करने के बाद आज आप कहते हैं कि नहीं उसको बाहर निकालो। वो कहते हैं गलती इंसान से होती है, हो गई। नहीं,
अब हम क्या इस मुल्क के अंदर आइन और कानून को हम किसी उधर फेंक दें, गार्बेज में फेंक दें, और इमरान नियाजी की गलतियां जो कि वो कहता है गलती है कि मेरे से ही गलती होगी, उसके ये यू टर्न है, उन यू टर्न्स की बुनियाद पे इस मुल्क को चलाना है कि आइन और कानून के मुताबिक चलाना है। तो आप ये कह रहे हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे इन्होंने जिमनी इलेक्शन जीते हैं जिसके ऊपर ये अभी तक भंगड़े डाल रहे हैं। उसके बाद जब ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है शो काज का, पहला रिएक्शन क्या है इनकी तरफ से? कहते हैं देखें जी हम तो आज इनोसेंट साबित हो गए। इन्होंने तो खुशियां मनानी शुरू कर दी। अगले दिन हम चीफ इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। ये इनकी तो समझ नहीं आती कि एक दिन कुछ और कहते हैं। ज्यादा लोग निकले कि इनसे संभाला नहीं गया, they couldn't do anything। देखिए मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, वो तो अभी भी कह रहे थे प्री पोल रिगिंग हुई, अभी भी बस देखिए मैं यही अर्ज कर रहा हूं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब होंगे कि पहले पीटीआई इस बात का इकरार करे कि जिस तरह से आपको 2018 में लाया गया, आप अब दूसरे का हक तस्लीम करें। इस हुकूमत को 2023 तक चलना चाहिए। हमने अपोजिशन ने इस हुकूमत को बर्दाश्त किया 3.5 साल, लेकिन ये 12 बजे बाहर निकले, इन्होंने कहा जी कि हमने नहीं इनको चलने देना। आज 3 महीने हो गए हैं, इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो एक गिरती हुई मईशत के लिए जहर बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट्स आपको बताए हैं कि आज की तारीख में फिर पाकिस्तान अब दोबारा उठ रहा है। लेकिन अब इनका सिर्फ मकसद ये है कि किसी तरीके से इस हुकूमत को जो 1 साल है, क्योंकि ये परफॉर्म कर जाएंगे। शहबाज शरीफ जो है वो एक शहबाज स्पीड का नाम है, वो स्पीड अब चलेगी तो रुकेगी नहीं। और इनको खतरा ये है कि उनको 6 महीने मिल गए, साल मिल गए तो हमारा पत्ता जो है वो फारिग हो जाना है, हम अगले इलेक्शन के लिए तैयार नहीं रहेंगे। ईवीएम पे भी मैं थोड़ा सा कह दूं क्योंकि जिक्र किया था, पूरी दुनिया में ईवीएम कौन इस्तेमाल कर रहा है? सारी दुनिया पागल है कि वो ईवीएम इस्तेमाल नहीं करती। एक मुल्क है फिलिपीन जो इसको इस्तेमाल करता है, सब ने तजर्बे करके उसको नाकाम तजर्बा कह दिया। लेकिन पीटीआई कहती है, इमरान नियाजी कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तब ईवीएम आएगा तो होंगे। फिर इंटरनेट वोटिंग का जो ड्रामेबाजी है, जब एक आरटीएस के गिरने से आप पूरा इलेक्शन रिग कर देते हैं, आप मुझे ये बताएं कि जब आप इंटरनेट वोटिंग करेंगे तो वो 60-70 लाख वोट जो है वो इस मुल्क के लिए तबाह कुन होगा, क्योंकि उसमें तो फिर सॉफ्टवेयर है, आपने इधर डालना है उधर डालना है, फिर किस पे इल्जाम लगाएंगे? तैयारी की भी बात है ना, अगर आपने इस तरफ जाना भी है तो शायद जब जिस इदारे ने कराना है वो कह रहा है हम तैयार ही नहीं है, प्रिपेयर्ड ही नहीं है, अभी ये हो ही नहीं सकता, तो वो भी तो एक मामला है जो कि एक टेक्निकल बात है। बसरा साहब, ये जो अभी एहतजाज आप लोग कर रहे हैं, आप लोग रेफरेंस लेके जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, आप लोग बार बार कहते हैं हमें एतमाद नहीं है, लेकिन इस वक्त जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि पहले आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाएगा, अब वो आपके खिलाफ आ गया है, अब आप सिर्फ दबाव डाल रहे हैं इदारों के ऊपर। दैट्स द ओनली पर्पस, ये एक ही रीजन है जिसकी वजह से ये एहतजाज और रेफरेंस सारा मामला हो रहा है। यशफी ने सिर्फ एक बात कह के अभी अहमद जवाद साहब ने कहा ईवीएम सबसे पहले तो उस मुल्क में इस्तेमाल हो रही है अमेरिका में जो आपको हुकूमत में लेकर आया है। अगर अमेरिका की हर बात मानते हैं तो ये भी मान लें। अच्छा, दूसरी बात पे आ जाता हूं। यशफीन जी, मैं फिर गुजारिश करूं जी, आप यकीन माने कि इनको पूरा पाकिस्तान ना इनको बददवाएं दे रहा, भी कह रहे थे स्पीड। अहमद जवाद साहब, अल्लाह के वास्ता ये स्पीड घटाओ, ये ऐसी स्पीड है जिसमें ना पानी रहा पाकिस्तान में, ना बिजली रही, ना आप मेरे सवाल का जवाब दे देना। पाकिस्तान दिवालिया हो गया भाई। नहीं, हमने बहुत डिस्कशन करी आज की। मेरे सवाल का जवाब दे दें कि ये प्रेशर डालने की कोशिश है इदारों पे, जो आज आप लोगों ने लोगों को सड़कों पे निकालने की कोशिश की। वैसे आपके नाकिदीन कह रहे हैं कि आज गर्मी बहुत ही, लोग निकले कोई नहीं। आपको कहूं यशफीन, मैं फिर आपको कहूं, अगर लोग नहीं निकले, अगर लोग हमारे साथ नहीं हैं तो कैंपेन क्यों टांग रही हैं? आज इलेक्शन कराएं, घोड़ा भी इधर, मैदान भी इधर, सारी पार्टियां इकट्ठी हैं। हाँ। पूरी पाकिस्तान की पार्टियां इकट्ठी हैं। हाँ। और इमरान खान अकेला है। अभी इनको हरा के आए हैं 15 दिन पहले, इनकी हुकूमतें, इनकी वजीर, इनके सफीर, सारा कुछ हरा के आए हैं। हम फिर कहते हैं एक ही हल है, कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर एक बात का डाल रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी तेजी के साथ, पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं। डरे उस वक्त से, मैंने पहले भी एक फिक्रा कहा था यशफीन, डरे उस वक्त से जब गरीब की झोंपड़ी जलेगी तो बादशाह का घर भी महफूज नहीं रहेगा। गरीब झोलियां उठा बददुआएं दे रहे हैं। और फिर उसके बाद होना यह है
अहमद जवाद साहब कह रहे हैं कि वो जल गई, सारा कुछ जल गया 3-3.5 साल में। एक पॉइंट बसरा साहब, आपने कहा कि इमरान खान अकेला है और सारी पार्टियां इकट्ठी हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, आप जरूर अकेले थे 115 सीटों के साथ। 115 से जो छलांग आपने 172 की लगाई, आप अकेले नहीं थे, आपके साथ इत्तेहादी जमातें थीं, आपके साथ आजाद उम्मीदवार थे, फिर भी आप कहते हैं अकेले। हाँ, उन्होंने जब आपको छोड़ा और आपको छोड़ के वो हमारे साथ हुए, तो अब आप अपने आप को अकेला समझ सकते हैं। ये आपने भी अलायंस के साथ हुकूमत बनाई, हमने भी अलायंस के साथ हुकूमत बनाई। अब तो सब आपके साथ है, आजे मैदान में। अच्छा, वैसे मैं मैदान में बसरा साहब, अली गिलानी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी अली, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है ना? मैं ये कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि ये इमरान खान की ये वाहिद आदमी है, वाहिद पाकिस्तान का सियासतदान होगा, मेरे ख्याल में दुनिया का भी वाहिद सियासतदान होगा, जो एक अपने टेन्योर में 2 दफा अपनी मेजॉरिटी लूज कर चुका है, 2 दफा, और अपने पंजाब गवर्नमेंट में 3 दफा हमने मेजॉरिटी शो की, 3 दफा। और ये अब ये बड़े मतलब यही तो इशू है पीटीआई का कि ये ग्रेसफुली ना डिफीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ग्रेसफुली विक्ट्री को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस तरह की बातें करने से मैं माजूद चाहती हूँ, आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद जरूर बात करती। बहुत शुक्रिया आपका अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सईद अली गिलानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर। शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं वैसे आज के प्रोग्राम में इस नुक्ते पर आना चाह रही थी, लेकिन मौका नहीं मिला कि इस वक्त ना सिर्फ माशी सूरत हाल की खाली बात नहीं है, सैलाब की वजह से जो इस वक्त मुल्क में एक सूरत हाल है, एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से, आई थिंक दिस वॉज द टाइम कि सियासी जमातों को यूनिटी शो करनी चाहिए थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार एहतजाज की कॉल, बार बार इंतशार की बात, तो आई थिंक कि कुछ ओकेजन ऐसे होते हैं जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज शुड ऑल्सो राइज अबव देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट और थोड़ा सा मुल्क का, कौम का सोचना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हम होता हुआ देख नहीं रहे हैं। प्रोग्राम नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।